मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेजा था जो पढ़ाया था, वो फ्रैक्शन नंबर वगैरह, तो उसका मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेजा था। इसको हल करो। तो शायद आप लोग बिजी हैं, तो रामनवमी की थी ना, तो इसलिए आपको ज्यादा बिजी हो गए। इनको हल कर लोगे या मैं हल करूं? सर कीजिए, हल कीजिए। मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। प्रमिला जी बोलेंगे? जी, प्रमिला जी बात करें। कोई अरे ट्रिक होगा अगर ऐसे करने की तो बताइए सर प्लीज। मैडम, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो ट्रिक इतनी ट्रिक हो जाएंगे ना, खुद ही ट्रिक बन जाएगा आदमी। केवल मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर लो बस। अब ये क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है? आउट ऑफ फ्रैक्शंस 5/7 कितने फ्रैक्शंस दिए हैं? 5 फ्रैक्शंस दिए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? इसका मतलब कि ये जो 5 फ्रैक्शंस दिए हैं, इनमें हमें क्या करना है? पहले इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है, तो कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या बताया फार्मूला? जब फ्रैक्शंस का कंपैरिजन आएगा, तो कंपैरिजन में क्या बताया हमने? एलसीएम निकालना है। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे सबसे इनके हाँ। पहले। ये देखो, जो हाँ डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम करेंगे, सेम हम कर, लोग सबका एलसीएम निकाल देंगे। हाँ, किसका एलसीएम निकालेंगे? 7, डिनोमिनेटर 7, 9, 9, 11 एंड 11, 5 एंड 5 एंड 11, 4। 4। 5 और 4। अब आपको देखना चाहिए कि इसमें सारे के सारे सब अपने आप में अलग हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा अपने आप। अब देखो होगा क्या? 5/5 7, इनका जो एलसीएम आएगा, 9 इस 7 में नहीं है, 9 11 में नहीं है, 5 इन सब में चारों में नहीं है, 4 इन सब में नहीं है। तो ये कि इसका मतलब सब अपने आप में अलग अलग है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है? जैसे हमारे पास है 5, 5/7, 4/9, फिर आ गया आपका 6/11, फिर आ गया 2/5, और आ गया 3/4। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है हमको? ये इसमें क्या, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो? 11×9 = 99, 5×4 = 20। देखो, 11×9 = 99, 5×4 = 20। ये हो जाएगा 2×9 = 18, 2×9 = 18, 1 = 19। 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 5×0 = 0, 5×8 = 40, 5×9 = 45, 4×49, 5×6 = 5, 4 9, 9900। ये ऊपर हो जाएगा 9900। बस ऊपर वाला भी, ऊपर से ज्यादा मत परेशान हो, या नीचे वाला के इसमें कर दो। ये पूरा का पूरा आ जाएगा 1980 में से 7 को मल्टीप्लाई कर दो। 0 7 8 56, 7 8 56, 7 9 63, 63 5 68, 7 6 13, 13,680 होगा। सब में 13,680 आएगा। ठीक है, ये अब ऊपर क्या करोगे? ये 4 हट जाएगा, बचेगा क्या? 9 7 63, 11 11 25 55 63, उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 से गुणा करोगे तो ये क्या है? ये तो पूरा का पूरा यही हो जाएगा। समझे? क्योंकि अगर हम अच्छा, 9 हट जाएगा ना, इसमें 9 हट जाएगा, तो 11 7 77 और 5×4 = 20। ये इससे हो जाएगा ना मल्टीप्लाई। अब फिर इनको आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से इसको हल करना है। हल करोगे तो देखो कि सबके नीचे तो ये आएगा 13,680, सब में आएगा। और ऊपर की संख्याएं जब गुणा करने के बाद जो आएगी, उनमें देखो जो संख्या सबसे बड़ी होगी
वो संख्या बड़ी हो जाएगी, और जो सबसे ये न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। ये तो हमारा कंपेरिजन हो गया। अब उसमें क्या डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट मतलब ऊपर ऊपर वाले को माइनस कर दो, न्यूमरेटर्स में से जो बड़ा वाला न्यूमरेटर है और उससे छोटे वाले न्यूमरेटर को माइनस कर दो, और उससे माइनस कर दोगे, फिर छोटा वाला जो है, ये स्मॉल वाला जो है, लेस वाला जो है, उससे कर दोगे, अब नीचे 13,680 आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो इनमें से कोई ना कोई आएगा। ये जो ए भी है, 5 ऑप्शंस दिए हैं। जैसे आप वीपीएस क्लर्क 2012 दिया हुआ है ना, तो ये बैंक का है, टेस्ट का एग्जाम होता है। अब आप सोचो कि इसको इस क्वेश्चन को करने के लिए हार्डली 1 मिनट का टाइम मिलता है, हार्डली 1 मिनट का टाइम। आप सोचो कि बैंक के एग्जाम में जो के क्लर्क लेवल का ही है, और उसको हल करने में कितना मतलब मुश्किल होता है। भगवान की दया से मेरे 7 बार मैंने बैंक का एग्जाम क्लियर किया था। लेकिन ये था कि प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त थी। जितना मल्टीप्लिकेशन अभी हमें आ रहा है ना, इतना हमें टाइम नहीं लगता था, प्रैक्टिस छूट गई है। ये प्रैक्टिस से ही आता है। सेम इसमें भी है, आउट ऑफ द फ्रैक्शंस, ये जो है 5 फ्रैक्शन दिए हैं, इसमें से व्हिच इज द लार्जेस्ट, सेम प्रोसीजर है। आपको यहाँ पर क्या है, इनके वो निकालने हैं एलसीएम। एलसीएम निकाल के फिर जो 31 से भाग करो, फिर जो बचेगा ऊपर, ऊपर वाले को बस मल्टीप्लाई कर लो, जो आए। नीचे वाला तो एलसीएम ही आएगा, और ऊपर वाला जो बड़ा हो जाएगा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। गुणा उड़ा के कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना शुरू करो, नहीं तो प्रैक्टिस इतना आसान नहीं होता है। आप लोग जो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस में इसीलिए दिया था कि आप लोग कैलकुलेशन की थोड़ा प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है, बस ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, प्लीज, ये तो करना ही पड़ेगा। आउट ऑफ द फ्रैक्शंस ये दिया है, व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि आपको कंपेरिजन भी आ जाएगा, लार्ज स्मॉल निकालना भी आ जाएगा, और इसमें सम भी निकालना आ गया। पहले वाले में आपको डिफरेंस मतलब क्या निकालना था, सब्ट्रैक्शन करा रहा, सब्ट्रैक्शन ऑफ सम्स था, कंपैरिजन ऑफ सम्स था, फ्रैक्शंस था। इसी तरीके से इसमें अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर भी है, कंपैरिजन भी है। इसमें आपको मैं क्वेश्चन छांट छांट के दिया हूँ कि इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको फ्रैक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, व्हिच इज द सेकंड लोवेस्ट फ्रैक्शन। सेकंड लोवेस्ट मतलब कि लास्ट से सबसे लास्ट में ये है जो आएगा, ये इसमें से मान लीजिए 5 में से जो भी जो आएगा सबसे हमारे ख्याल में ये होना चाहिए 5/13 ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा होगा हमारे ख्याल में 2/3। तो इसमें जो सबसे छोटा होगा वो लास्ट में होगा, राइट साइड में। लास्ट बट वन जो होगा वही, उसी को तो पूछ रहा है सेकंड लोवेस्ट, लास्ट बट वन। आपको फ्रैक्शंस के एलसीएम निकाल करके उसके न्यूमरेटर को इक्वल कर, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो न्यूमरेटर्स आए उनको आपस में कंपैरिजन करना है। जो बड़ा है बड़ा है न्यूमरेटर, जो छोटा न्यूमरेटर है छोटा न्यूमरेटर है, वो फ्रैक्शन नंबर छोटा है। सेम इसी में दिया है, इसमें भी है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट दो। इसमें क्या किया, पहले कंपैरिजन कर लो, जो लार्जेस्ट है उसको ले लो और जो स्मॉलेस्ट है उसको लेकर के आपस में जोड़ लो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद देखना आपके क्वेश्चन जो है उसको मिलान करना है। फिर आपका वो क्वेश्चन जो आएगा 100% जहां तक है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा तो आपको इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना होगा। समझ रहे हैं? जैसे ये है आपका, इसमें आंसर देखो ध्यान से कि इसमें क्या है, 4 आंसर दे रहे हैं तो चारों मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। 1 कंप्लीट 3/5, 7 कंप्लीट 2/5, 7 कंप्लीट 1/7। तो आप जब करोगे तो देख लेना कि क्या हो रहा है, वो आपको तुरंत आ जाएगा। इसको जब कंपेरिजन करोगे और जोड़ोगे, कंपेरिजन करने के बाद स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को जोड़ोगे तो एक
जो आंसर आएगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप ध्यान से देख भी सकते हो, या तो वैसे के वैसे दे दो या इसको जोड़ दो। 7×9 = 14, 5, 19/7। देखो 19/7 आ रहा है तो इसको कर दो, नहीं तो वो नहीं आ रहा तो 5×1 = 5, 3 8, 8/5, 8/5 हमारा आंसर है तो ये सही है। अगर ये नहीं है हो रहा 8/5 तो फिर इस पे करो। 7×1 = 7, 1 8/7 हमारा, इसको जोड़ने के बाद आंसर अगर 8/7 आ रहा तो ये हमारा इस पे है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं आ रहा तो नन ऑफ दिस, इस पे निशान मार दो। बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको मैं इस क्वेश्चन इसलिए दिया हूँ, 1 दिन 2 दिन जो भी लगाओ लगाओ। इसमें सीधे दिया है, अब इसको जोड़ लो। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि एलसीएम निकालना ही निकालना है। अच्छा, ये जो जितने फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है इसमें, बताइए। कमान 1/99, 1/99। 1/99। कौन समर्थन कर रहा है इनकी बात का? अरे भाई समर्थन कर दो, आपके बीच के ही है, किसी को श्योर ही नहीं है लगता है। अंश कौशल जी। यस सर, कर रहे हैं सर, फाइंड आउट कर रहे हैं, निकाल। मैडम मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर न्यूमरेटर इक्वल है, मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर जो सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। सीधा सा फार्मूला है, इसमें कुछ भी गुणा भाग नहीं करना था। आपके पास एक इसमें क्लू था कि इसमें देख रहे हैं आप कि न्यूमरेटर इक्वल है। न्यूमरेटर इक्वल है तो कंपैरिजन बड़ा आसान हो गया इसमें, कि हमारा जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। अब इसका मतलब देखो, मैंने आपको बताया है कि 99 में 1 नंबर पाया है और ये 3 में 1 नंबर पाया है, तो कौन ज्यादा होगा? ये 3 हिस्से में से 1 हिस्सा ज्यादा होगा, कि उसी के 99 हिस्सा करने पर 1 हिस्सा आएगा तब वो बड़ा होगा? नेचुरली जो 99 हिस्सा करने के बाद जो 1 टुकड़ा बचेगा वो तो सबसे छोटा होगा। तो पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, और जो सबसे छोटा नंबर होगा डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा। अब उसी तरीके से विस से विस हम इसको जो है लिख लेंगे, बड़ा वाला को बड़े वाले की जगह, छोटे वाले की छोटी जगह, और इस तरीके से हम एक चाहे असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में बना सकते हैं। हिना जी समझ में आया बात? तो रिप्लाई नहीं करते हो। प्रिया जी, ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता, जब आप लोग की तरफ कोई रिस्पांस नहीं आता ना तो फिर लगता है कि ये फालतू जा रहा है सब, हम बकबकाए जा रहे हैं, उस तरह से रिस्पांस नहीं आता है। तो किसी भी तरीके से रोग आ करके हो सकता है कि आप लोग नेट के नंबर पे आ जाओ, मान लीजिए दो जनरल का 196-98 क्वालिफाइंग है, 196-98 पा गए तो पा गए। लेकिन जब आप इसी को जब जाओगे ना, जब असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें इंटरव्यू के लिए जाओगे, जब मार्क्स जोड़े जाएंगे, आपका 198 है, दूसरे का 210 है, आपको कौन लेगा? नेचुरली 210 वाले को छाट, क्योंकि पहले इंटरव्यू से पहले मेरिट बनती है कि कितने लोगों को लेना है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है तो उसके लिए 1000 लोग अप्लाई करते हैं, तो वो 1000 लोगों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं। वो क्या करेंगे, वहां पर स्क्रीनिंग कमेटी बनती है। स्क्रीनिंग कमेटी आपके पूरे रिकॉर्ड को जो आपने भर के दिया हुआ है और जो आपके मार्क्स वगैरह हैं, जो फॉर्म भर के अप्लाई किए हैं, उसके अनुसार वो स्क्रीनिंग कमेटी करके उसमें से 100 लोगों को छांट लेगी। और आप बोलेंगे हम तो नेट क्वालिफाइड, हमको लिया नहीं, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं कि आपको कितने नंबर मिले, 198 नंबर मिले हैं। और 198 वाले तो कोई है ही नहीं है। 100 का जब फर्स्ट 100 का ले रहे हैं तो उसमें से आपका नंबर ही नहीं आ रहा है, तो फिर आप चिल्लाओगे बैठ करके। और फिर याद आएगा कि थोड़ा सा अटेम्प्ट और कर लिया होता और 200 तक का लिया था, और एक क्वेश्चन से मेरा गड़बड़ हो गया। आपका 198 आया है, एक क्वेश्चन का 2 नंबर का होता है,
एक क्वेश्चन और मेरा मैथ वाला अगर सही हो गया होता तो 200 नंबर आता और मैं आज स्क्रीनिंग लिस्ट में मेरा नाम तो होता। उसके बाद मैं इंटरव्यू में जाता। आप तो पहले स्क्रीनिंग लिस्ट से ही निकल गए। तो अगर आप लोगों को कोई उद्देश्य है और आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, क्लासेस आ रहे हो, अपने समय वेस्ट कर रहे हो, पैसे वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें अटेंटिव रहिए और प्रैक्टिस सर कीजिए। अग्नि सर ये मैं आप लोगों को इतना लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि रिस्पांस आप लोगों का बड़ा पुअर आता है। ये केवल नहीं है कि आप कुछ पैसे जमा कर दिए और हम बस क्लास लेके चले गए। ये गुरु परंपरा में लोग मन से जुड़ते हैं। इतनी छोटी सी संस्था, हम लोग इतने कम मतलब सोर्सेज वाले हैं, रिसोर्सेज वाले हैं, लेकिन हमारा पासिंग परसेंटेज इतना हाई इसलिए है। आप जाके देखो और सारे जितने ग्रुप हैं, योग के ही बहुत सारे हैं, उनके पासिंग परसेंटेज इतना नहीं है। और उनकी फीस देखो जाकर के, एक एक पेपर का 12-12 हजार, 15-15 हजार रुपए लेते हैं। और पासिंग परसेंटेज इतना नहीं है उनका, नेट क्वालिफाइंग और जेआरएफ कितना परसेंटेज नहीं है। यहाँ पैसे के बात नहीं है, यहाँ पर है कि आप आए हो, आप लो और जाओ और क्लियर करो। अग्नि सर दुख होता है भाई, हम लोग इतना मेहनत करते हैं। आप देखो, हम आते हैं, हम लोग को कोई मिलता नहीं कुछ। हम लोग यहाँ आते हैं और आकर के इतना ड्यूटी करके आते हैं, उसके बाद से फिर टाइम लेकर के पीडीएफ बनाते हैं। अब पुंडली जी वगैरह कितना पीडीएफ बनाते हैं, कितना गुरु जी वगैरह, कौशल जी कितना मेहनत करते हैं। सबका पीपीटी बनाना, उसके बाद पीडीएफ बनाना, उसको एक एक को तैयार करना, के क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल काम होता है। आप लोग ऐसे मत करो प्लीज। जब बताया जाए तो अटेंटिव रहिए। अब मैंने आपको इसीलिए मैंने क्वेश्चन देखा कि ध्यान में आ गया कि एक यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल है, तो क्या आप लोग वो कर लोगे? तो जिसने पढ़ा था उसने जवाब दे दिया, और जिसने इसको नहीं पढ़ा था, इसको रिवाइज नहीं किया था, वो क्या कर रहा है कि इसका एलसीएम निकाल रहा है। एलसीएम निकाल के कैलकुलेट कर रहा है। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? आपको एक गुण और बताया गया था कि न्यूमिनेटर अगर इक्वल है तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। अब इसमें जोड़ना है तो हमें एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, इनके सबके एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल करके फिर आप जो सिंपल जो बताया है मैंने उसको उसी तरह से करना है। चलिए, मैंने उतने क्वेश्चन किए थे, उसको करना है आप लोग। ये सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन मैंने दिया था, इसको आप लोग, ये वाला क्वेश्चन था, ये 1+1, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसको आप लोग एक बार सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों का काम एकदम चंगा हो जाएगा। और उसके बाद डेसिमल को कैसे कैसे क्लियर करते हैं, जो क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीडीएफ आपको कोई भी दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको प्लीज मत छोड़िए। चलिए, आज हम आते हैं परसेंटेज पे। ठीक है। एक तो टर्न अप इतना पुअर रहता है कि कितने हैं अभी यहाँ पर, रजनी सर वो लगता है 8-9 लोग हैं बस मुश्किल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये चैप्टर है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है। आपका डाटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, और इसमें नॉर्मल मैथ के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस अब आपको पढ़ाए जाएंगे वो ऐसे ही हैं। अब जितने भी आपको चैप्टर पढ़ाए जाएंगे इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। इससे पहले जो भी पढ़ाया गया था वो केवल आपको कैलकुलेशन का तरीका बताया गया था। आगे जब ये सब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है। अब परसेंटेज, पर का मतलब होता है एक, पर का मतलब होता है एक, और सेंट का मतलब होता है 100। मतलब प्रति 100 पर, प्रति सैकड़ा पर, प्रति 100 पर कितना, समझे? परसेंटेज, परसेंट, 100 पर कितना, प्रति सैकड़ा कितना। वो चीज जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5%, ये परसेंट का निशान होता है, परसेंटेज का निशान होता है ये डंडा ऐसे करके, ये ऊपर एक बिंदी, एक बिंदी तिरछा से लिख देती है, परसेंटेज का निशान है। अगर लिख दिया तो परसेंटेज। अभी हमने लिख दिया 5%, इसका मतलब ये 100 में 5, 100 में 5, आउट ऑफ 100 5, 100 में है 5। अब आपको बोला कि
आपका मार्क्स जो है 55% है, 55%। इसका मतलब ये हुआ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, कि 55% मेरा रिजल्ट है। इसका मतलब ये होता है कि 100 में 55 नंबर मिला है। ये आपका रियल नंबर नहीं है, ये तो परसेंटेज निकाला है हमने। 100 तो हमारा जैसे 500 का पेपर है और उसमें हमने पाया है 200, कितना हो जाएगा, 25 25 25 227 275 ही होगा ना, ये होगा। एक्चुअल मेरा नंबर ये है, ठीक है। एक्चुअल में मेरा नंबर है 275। 500 का था पूर्णांक, उसमें से मैं 275 नंबर पाया हूं। लेकिन परसेंटेज बोला तो बोला कि 55%। 55% का मतलब हुआ कि ये 100 में 55 है। अगर मेरा एग्जाम 100 नंबर का होता तब मैं 55 नंबर पाता। ये एक्चुअल प्राप्तांक नहीं है। ये वो बोल रहा है कि मेरे अगर 100 नंबर का पेपर होता तो मैं 55 नंबर पाता। एक्चुअल में मेरे 500 का नंबर का पेपर हुआ है तो 275 नंबर पाया हूं मैं एक्चुअली। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये फिर परसेंटेज क्यों लगा दिया जबरदस्ती का। तो ये एक आपको एक साधारण तौर पे आपको एक पता चल जाता है कि यार इसका कैटेगरी क्या है, एक इसका स्टैंडर्ड क्या है। आप तुरंत पा जाते हो कि जैसे बोले कि 275 नंबर पाया हो। अब उसमें 275 कितने में पाए हो, 500 में पाए हो, 500 में पाए हो, अच्छा 500 में 275 कैसे होता है नंबर। तो वो क्या होगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको उतना क्लियर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे कि मैं 55% पाया हूँ, उसको बोलेगा अच्छा अच्छा 55%, आधा से थोड़ा ऊपर, आधा से थोड़ा ऊपर, गुड, गुड, सेकंड सेकंड डिवीजन है, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमें पता है कि 60% अगर हो जाता है, 100 में 60 पा जाते हैं, या फिर हो जाएगा 300 नंबर पा जाता है। 500 में 300 नंबर पाता है या 300 के ऊपर जाता है तो ये फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। ठीक है। अब आकर आपको बोल देता है कि मेरे 300 नंबर मिले तो वो नहीं पता पाएगा कि आप फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे मेरे 60-60% है, वो तुरंत बोला अच्छा फर्स्ट डिवीजन है आप, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। आप बोले 55%, बोले अच्छा फिर भी ठीक है कोई बात नहीं, एक गुड सेकंड है। हम लोग पहले बहुत पुराने समय में होता था गुड सेकंड, थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन में मार तुमने दुनिया भर का हल्ला हो जाता था। और जो 55 56 56% पा जाते थे उसको बोलते थे गुड सेकंड। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता था। ये ये एक फनी चीज है जो अब नहीं है। अब पहले तो 60 65% पा जाए तो समझ लो कि हाहाकार मच जाता था। अब तो भैया 99% पहुंच जाते, पता नहीं कैसे। जैसे 35% इसमें हमारे इसमें दिया हुआ 35%। 35% का मतलब होता है 35/100, मतलब कि 100 में 35। ठीक है। ये हमारा परसेंटेज का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ परसेंटेज। अब इसके इंपॉर्टेंट फार्मूला, इन पर ध्यान देना कि X% जैसे हमने लिख दिया, X% का मतलब होता है X/100। ठीक है। अब हमने बोल दिया Y% ऑफ X, Y% ऑफ X, पहला पहला क्वेश्चन है, पहला ये फार्मूला Y% ऑफ X। तो Y% का मतलब होता है Y/100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मैंने आपको बताया था, इंटू X। ये बराबर हो जाएगा XY/100। ठीक है। Y% ऑफ X या X% ऑफ Y सेम चीज है। ठीक है। आपको कहीं भी बोल दिया गया कि 5% जो इसका दाम है, मान लीजिए बोला कि किसी चीज का दाम 35 रुपए है। ठीक है। इसका मैंने 5% कम कर दिया, 5% कम कर दिया, तो मतलब किसका कम किया है, 35 का 5%, 35 का 5%। या इंग्लिश में क्या लिखोगे, 5% ऑफ 35, ये लिखोगे। तो इसका मतलब 35 गुणे
5% मतलब 5/100, और इसको हल कर लो। 5×25, 5 15 तो 17, 1.75, यही तो आएगा आंसर। 5×25, 5 × 15 तो 17, 175/100, नीचे 100 है तो डेसिमल 2 लग जाएगा, 1.75। ये हमारा, हम इतना पैसा हम कम कर देंगे, ये बोल दिया। अब समझ में आया? इसका इसका जो है, हम यूज ऐसे ही होता है, जो हम फार्मूला बता दिए, y% ऑफ x(y/100)। अब आप बोलोगे क्यों हमको पढ़ा रहे भैया? यही पढ़ा रहे हैं। बोला हमारे पास इस चीज का दाम इतना है, ये पेन है, इस पेन का हम दाम का 5% कम कर देंगे, 5% बढ़ा दिया, या हम जो लाभ है लाभ का 5% हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, या हमारे लाभ में से 5% हम दान कर दे रहे हैं, 3% दान कर दे रहे हैं। मान लीजिए हमें लाभ हुआ, मैंने बोला कि मैं एक सामान जो है 500 रुपए में खरीदता हूँ, 575 में बेच देता हूँ। सेलिंग प्राइस हुई 575, 500 में खरीदा तो लाभ कितना हो गया? 75 रुपए। बोला इसमें से मैं दशांश जो है, दशांश 10वां हिस्सा मैं बेच देता हूँ, या 10% मैं इसका इसका 10%, लाभ का 10% मैं डोनेट कर देता हूँ। तो कितना डोनेट करता हूं? तो आप सीधे कर दो, 75 का 10%, ये 10% हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा 7.5, मतलब 7.5 रुपीज ये डोनेट कर दे रहा है। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन पूछ दिया कितना अपने पास रखता है, तो बोलो ये लो 75 माइनस 7.5 कर दो, ये 50 बचा लिया, और 14 में से 7 गए, 67 रुपये 50 पैसे बचाता है। ठीक है, ये सब इनका यहाँ पर ये यूज है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है? टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अब जैसे आपके पास दिया है, मैंने बताया ना 5/35 जैसे इसमें दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 35 में 5, ये हमें एक फ्रैक्शन नंबर दिया है, 35 में 5 नंबर, इसका परसेंट बनाओ, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज। फ्रैक्शन तो दिया है भाई, मेरी इसमें जो है, क्योंकि देखता कहीं हूँ लिखता कहीं हूँ, तो अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं बन पाई, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा इसमें पुअर हो जाती है, थोड़ा काइंडली बियर विथ मी। ठीक है, तो अब इसमें जो है कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, हमको मतलब है, परसेंटेज का मतलब है कि ये 100 में पूछ रहा है। ये जो हमें 5 मिला है, ये तो 35 में मिला है, लेकिन पूछ रहा है 100 में कितना मिलेगा। परसेंटेज का मतलब ये होगा। ठीक है, हमारा परसेंटेज का मतलब हुआ कि अब हमें 100 में कितना मिल रहा है। इसका फार्मूला है कुछ नहीं, ये 35 में 5 मिला है, उसमें आगे आपको कुछ नहीं करना, सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। 35 में 5 मिला है तो 100 में कितना मिलेगा, ये हो गया। हमेशा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो कि जो आ जाएगा वही आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करोगे तो कैसे हल होगा? 5 × 1 = 5, 5×7 = 35। ठीक है, बराबर हो जाएगा 100/7। करोगे 7×1 = 7, 3 10, 7 × 4 = 28, 2/7। अभी इसको आप लिखोगे परसेंटेज, ये भी परसेंट होगा, ये भी परसेंट होगा, तो 2 सही 2/7%। मतलब कि आपको अगर फ्रैक्शन दिया है a/b, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सीधे इसको 100 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर दो, ये आपका परसेंटेज में चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है? फार्मूला नंबर 2 भी क्लियर हुआ? उठा थैंक यू। अब फार्मूला नंबर 3, फार्मूला 3 आ रहा है,
कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अभी हमने ये फ्रैक्शन था, इसको हमने परसेंटेज में चेंज किया 100 से मल्टीप्लाई करके। अब बोल रहा है कि अगर 14/2/7% दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में परसेंट दिया, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब इसको फ्रैक्शन में बताओ कैसे होगा भाई। ठीक है, अब इसके लिए कैसे करोगे? ठीक है, अब क्या बोला है, परसेंट को हमें फ्रैक्शन में चेंज करो। आपको कुछ नहीं करना है। वहां वहां क्या किया था हमने, फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करते समय 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो यह भाग कर दो, यहां पर भाग कर दो, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सीधा सा, कोई इसमें गुणा भाग नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग सोचने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन को अगर हम परसेंट में बदल रहे थे, तो हमने फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा परसेंटेज निकल आया। अब उसी परसेंटेज को, जो भी परसेंट दिया है, उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, 14/2/7, 14×7 = 98, 14×7 = 200/7 हो जाएगा। और इसको 100 से भाग कर दो, और फ्रैक्शन कितना आया था, फ्रैक्शन कितना दिया था हमने, 1/7 है। 5/35 गुना। नहीं नहीं, गलत हो गए। 14/14 कंप्लीट, 14×7 = 98, तो 100, 100/7 बट्टे, ये आना चाहिए 5/5। अरे तो ठीक तो है यार, ये हो जाएगा 1/7, और वहां दिया था 5/35, वहां दिया 5×1 = 5, 5×7 = 35, 1/7 ही तो है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई ना हमारी। जो हमारा यहाँ 5/35 को हमने चेंज किया था, 5/35 एक्चुअली 1/7 ही तो है। 5/35 जो है हमारा, ये 1/7 ही तो है। इसमें 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी वो तो 101/7 ही आएगा। तो ये 1/7, वही तो मैं कह रहा था कि आपको इसने क्या किया, परसेंटेज को सीधे 100 से डिवाइड कर दो। तो 14×98, 98×2 100, 100/7, और 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से 100 गया तो बचा 1/7। हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसी को 5/5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 5/35। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया है, आंसर दिया, क्वेश्चन दिया 24% को फ्रैक्शन में चेंज करो, ये हो जाएगा, सीधे परसेंट का ये निशान हटाओ और उसको उसकी जगह पे /100 कर दो। परसेंट का मतलब ही होता है, इसका मतलब ही होता है /100। ठीक है, अभी परसेंटेज का निशान लगाया, 100 से कर दिया, वो कर दिया, कितना हो जाएगा, 4×24, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 25, 6/25, ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, अब आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा फार्मूला, ये फार्मूला को आप लोग एकदम से चिपका करके दिमाग में, ये हमेशा काम आएंगे। अब परसेंटेज से बहुत क्वेश्चन आता है, कम से कम 4 नंबर का, मतलब 2 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही आते हैं इसमें परसेंटेज के। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। डाटा में आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसमें आएगा। अब आ रहा है चौथा कि परसेंट ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट ऑफ वन क्वांटिटी, x% ऑफ अनदर क्वांटिटी, y, x% ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर परसेंट, y%, ये होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन करिए, आगे क्वेश्चन में आएगा तो क्लियर हो जाएगा।
इसमें होता है कि क्या होगा, x% ऑफ y परसेंट क्या होगा, x% ऑफ y परसेंट क्या होता है, या ये इसमें क्वेश्चन दिया है, सॉरी इसमें दिया है x y का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आएगा। वो आगे अभी ट्रिक में चलेंगे तो आगे आ जाए क्लियर। ये चीज अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाए क्योंकि क्वांटिटी नहीं दिया है ना। जैसे दिया है 30 kg, परसेंटेज ऑफ 30 kg टू 20 kg दिया है ना, उसी तरह से बोला एक्स वाई का कितना परसेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो पहला क्वांटिटी है उसको ऊपर करेंगे, दूसरा क्वांटिटी नीचे, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें जैसे परसेंटेज ऑफ 30 kg ऑफ 120, मतलब जो 30 है ये 120 का कितना परसेंट है, ये जो 30 है ये 120 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला जो चीज है उसको कर देंगे ऊपर, और नीचे को जो दूसरा जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसको कर देंगे नीचे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 0 0 कट गया, 3 1 9 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं आप लोगों को कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे अब देखो, अगर 120 में पूछ रहा हूं, 120 30 का कितना परसेंट है, 120 30 का कितना परसेंट है, हमें उल्टा बोल दिया। ठीक है, अब इसको कैसे हल करोगे, तो इसका मतलब पहली संख्या हमारा ऊपर हो जाएगा, दूसरी संख्या नीचे हो जाएगी, जिससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं, 30 से कंपेरिजन कर रहे हैं ना, इसके बारे में पूछो ये कितना परसेंट है 30 का, 120/30, और इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये हो गया 3 चौक 12, 400% है, 400 गुना ज्यादा है, 400% मतलब 400 गुना ज्यादा हो गया, होगा कि नहीं, है 30 चौका 120 होता नहीं, 400 गुना, ये 400% है। तो जो पहले पूछे कि ये इसका कितना परसेंट है, एक्स जो है वाई का कितना परसेंट है, वाई का परसेंट कितना है, तो जो पहला वाला होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, और दूसरे वाले को नीचे करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा परसेंट हो जाएगा। मतलब एक्स एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, इसको सोल्यूशन करोगे, इसको हल करोगे, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि किसको किससे भाग करना है, किसको किससे गुणा करना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जिस चीज को कंपेयर कर रहे हो, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर कर दो, जिससे निकालना है उसको नीचे कर दो, और 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, हो जाएगा, हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो 400% का मीन्स क्या गुना ना, 400% का मीन्स 4 गुना। 400% में 4 गुना हो गया ना, हाँ, अब में से 4 गुना चला जा रहा है। अब इसमें आप हिम्मत कीजिए कि ये 100 में से कहाँ हो गया, ये तो 100 में से ज्यादा हो गया, ये तो 100 से भी 4 गुना ज्यादा हो गया, तो 4 गुना हो गया ना। हाँ, 30 चौका 120 नहीं होता, 4 गुना, 30 को 4 से गुना करोगे तभी तो 120 होगा, तो 4 गुना नहीं हो गया, तो 400% ज्यादा हो गया। ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, सब आपको बनिए की दुकान पे जाओगे और बोलोगे कि इसमें क्या कहते हैं, कपड़े की दुकान पे बोला गया कि मान लीजिए कि 100 500 रुपए का है, ये इसकी सेलिंग प्राइस दिया है, लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस 500 रुपए। बोला इसमें हम परसेंटेज दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं, रिबेट मतलब कि छूट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पहले हम 50% और फिर 50% और 5%, 50% और 5% का रिबेट दे रहे हैं, का छूट दे रहे हैं। ठीक है, 50% का मतलब क्या है, 50% छूट का मतलब सीधे इसका दाम कितना हो गया, 250 हुआ कि नहीं हुआ,
अब देखो 500 का 50% कितना होगा, 50%। ये हमारा हो गया, तो सीधे हो गया 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 250, 250 रुपए हो गए। वैसे भी देखना, 50% का मतलब ही वो आधा होता है। ठीक है, 50% का मतलब क्या होगा, 50/100। 50 × 1 = 50, 50 दूनी 100, 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। 400% बोला मैंने, तो 400% मतलब क्या हुआ, 400/100। ये हो गया 4, 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया, ये आधा हो गया। अब आप समझिए इसको, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइए, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, 250। अब बोल रहा है कि 250, अब फिर बोल रहा है कि हम इस पर जो है 5% की और छूट दे रहे हैं। 250 पर 5% की दे रहे हैं, दो क्रमिक छूट दिया हमने, एक पहले 50% फिर 5%। तो पहले 50% का छूट दे दिया तो कितना हो गया हमारा दाम, तो 250। और फिर बोला उसमें 5% और दे रहे हैं। एक्चुअल में हमारा 5% और दे दिया, तो हमारा आप कितना परसेंट ले रहा है, 95% ही तो ले रहा है। अब 200 का 95% लेगा ना, 5% छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, इसी को हल कर लोगे। 250 का 95% कर दो, तो ये इसका सीधे सेलिंग प्राइस निकल आएगा। ठीक है, ये तो जो 25, हाँ ठीक, 25, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 2 9 18, 25, 5 9 45, 2 47/2, तो हल करो कितना आ जाए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। ये हम 237 रुपये 50 पैसे में बेचेंगे। ठीक है, 5% कम करिए तो 95% पे बेच रहा है ना। और अगर आप 95% नहीं लिखते यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे 95% नहीं लिखते, तो पहले क्या करता है, पहले 250 का फिर 5% निकालते। ठीक है, और फिर ये जो आता है उसको 250 में से माइनस करते, तब आता है ना 237। जैसे इसका यही होगा ना, देखो 5 हो गया, 5 दूनी 10, और 2 × 1 = 21 का आधा करोगे कितना होगा, 17.5 ही तो होता है ना। 21 का 10.5, 30 का 250 है, सॉरी 250 है। तो 2 × 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 12.50, माइनस करो कितना हो जाएगा, 50, यहाँ बचा, और 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए 3, 237 रुपये 50 पैसे आया कि नहीं है? अब इसमें क्या हुआ, हम दो स्टेप में गए, पहले 5% निकाला, तो जो आया उसको 250 में से निकाल दिया, तो हमारा जो है ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, ये हमारी वो क्या कहते हैं, कास्ट प्राइस है, जो हमने खरीदा है जिस दाम पे, या उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअल आया। लेकिन अगर हम सीधे 95% करते हैं, सीधे हमें 250 का भाई वो 50 5% कम कर रहा है, तो आप 95 में बेच रहा है। पहले 100 रुपए में बेच रहा था, 5% कम कर दिया, मतलब 100 में 5 कम कर दिया, तो 95 बचा। तो 50, अब ये हो गया, देख लो। अब हमने हल कर दिया कि नहीं, बस 200 का 95% ले रहा है ना, 250 का, ये हो गया। इसी को हल कर दिया तो 237 रुपये 50 पैसे आ गया हमारा। अब हम बेच देंगे, अब ये हमारे लाइफ में यूज होता है इनका, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब आगे ट्रिक चलते हैं, प्रमिला जी। ये फार्मूला आपने देख लिया है ना, जी सर। उनको याद कर लेना सब। अब थोड़ा सा आपकी भी बात रख लेते हैं कि आप ट्रिक बाजी कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आया है कि अब ये ट्रिक्स इन्हीं क्वेश्चंस पे लागू होंगी, ऐसा नहीं कि हर एक पे लागू करने। अब क्वेश्चन का टाइप क्या दिया है, इफ एज इनकम इज X% मोर और लेस देन द बीज इनकम, देन द बीज इनकम इज इतना % लेस देन दैट ऑफ एज।
इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर ए की इनकम, ए एक आदमी है, इसका और बी दूसरा आदमी है, दो आदमी है, इसका जो इनकम है, ए का जो इनकम है वो बी से X% या तो ज्यादा, मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है ज्यादा है या कम है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ज्यादा या कम, मोर और लेस, ठीक है। तो अब ये किस X% कम या ज्यादा किसका है, एक्स ए का पूछ रहा है ना, ए का बता रहा है ना, क्वेश्चन में दिया है कि ए की इनकम बी से X% ज्यादा है, तो बी का इनकम क्या होगा, बी का इनकम ए से कम होगा कि ज्यादा होगा, बताइए कार्तिकेय जी। ये सर, ये पहला का ज्यादा होगा तो इसका कम होगा। हाँ, नेचुरली कम होगा। तो ये बी का इनकम ए से कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट कम होगा, ये क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कार्तिक जी की इनकम मेरे से 10% ज्यादा है, तो मेरी इनकम कार्तिक से कितना कम है, तो अगर ज्यादा है तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, 10 ऊपर लिखा, नीचे 100 में 10 जोड़ा, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अगर परसेंटेज ज्यादा ये बता रहा है तो यहाँ पर हम नीचे प्लस करके जोड़ देंगे। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 100/110, इसको एक ये कट जाएगा जीरो, तो कितना है, 11 9 99, 9 सही, 1/11, यही तो होगा ना, इतना परसेंट कम होगा, मेरा जो इनकम है इनसे 9 सही 1/11% कम होगा, ठीक है। और अगर ए की इनकम, जैसे बोल दिया ए की इनकम बी से X% कम है, तो बी की जो इनकम होगी ए से ज्यादा हो जाएगी, तो कितना परसेंट कम होगा, तो उसी में जो नीचे हमने 100 + 10 किया था उसमें हम 100 - 10 कर देंगे, तो और उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा हमारा वो हमारा अभीष्ट आंसर होगा कि कितना परसेंट है। ए की इनकम बी की इनकम, ए की इनकम 25% कम है, तो बी की परसेंट कितना परसेंट ज्यादा होगी, बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ये हो जाएगा 25/, वहां पर कम है, यहाँ पर कम बोला था ना, 25% कम है, तो यहाँ 100 में से 25 माइनस कर दो और इसको 100 का से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 25/75 × 100, 25 तिया 75, इसको हल करोगे क्या होगा, 33 सही 1/3% ज्यादा है, बी की इनकम ए से 33 सही 1/3% ज्यादा है। क्लियर हुआ ये ट्रिक, जी सर। मैं रिपीट कर रहा हूं, जी सर। अगर एक की परसेंट, एक का जो इनकम है या एक की वैल्यू, जैसे ए की वैल्यू बोला, वैल्यू ही बोल दीजिए, कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ए की वैल्यू बी से 5% ज्यादा है, बी से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि ये ज्यादा है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कम होगी, तो जब ज्यादा यहाँ पर है तो हमेशा फॉर्मूला रखना कि 5/100 में जो है 5 जोड़ देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इतना परसेंट जो है हम बी जो है ए से कम है, अगर यही कम है बोल देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 5/100 - 5 × 100, इतना फिर परसेंट ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है। आप लोग हम पढ़ाते हैं तो इतने लीन हो जाते हैं कि बोलना ही बंद कर देते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। जी सर समझ में आता है। इस शब्दों में खो जाते हो हमारे, ये अपने में खो जाते हैं आप लोग। आह, चलिए, ट्रिक नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, पर थोड़ा सा इसका तरीका बदल गया है, क्वेश्चन बदल गए, क्वेश्चन वही है। अगर एक कमोडिटी है, मान लीजिए हम शुगर ले लिए, चीनी, चीनी हम खा रहे हैं, ठीक है। अगर चीनी का दाम 5% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, तो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो खर्च है चीनी के ऊपर, चीनी के ऊपर मान लीजिए हम पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, तो आज भी 100 रुपए खर्च करेंगे। मैं चीनी के ऊपर पहले भी जब 5% दाम नहीं घटा था, बढ़ा था, तब भी हम 100 रुपए, तो हम 100 रुपए खर्च करते थे। आज 5% दाम बढ़ गया, तो भी हम 100 रुपए ही खर्च कर सकते हैं, मेरे पास इतना पैसा ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्वांटिटी कम करेंगे। दाम बढ़ गया, हमारा खर्चा उतना ही रहे, तो फिर हम क्वांटिटी कम कर देंगे, कम खरीदेंगे, है कि नहीं। जी सर। तो हम क्या करेंगे, तो यही क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय X%, देन द डिक्रीज और इंक्रीज इन कंज्यूमशन। अगर हमारा 5% एक घट गया, तो हम 100 रुपए ही पहले भी खर्च करते थे, अभी भी 100 कर पड़ते, तो हमारा कंज्यूमशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, हम ज्यादा चीनी लेंगे कि नहीं लेंगे, बढ़ जाए। ठीक है। तो वही चीज इसमें बोल रहा है कि इफ द price of a commodity is increased by X%, increased or decreased by X%, then the consumption is how much consumption will be increased or decreased if the total expenditure is same। अगर जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सेम है, उसको नहीं बदल रहे हैं, तो हमारा कंज्यूमशन कितना परसेंट घट जाएगा, कितना परसेंट घट बढ़ जाएगा। वही जो हमने पहले बताया था, अगर X% बढ़ गया है, तो हमारा जो है कंज्यूमशन कम हो जाएगा। कितना कम होगा, X/100 माइनस X/100, इतना परसेंट हम कम चीनी खाएंगे, कम चीनी लेंगे, ठीक है। अगर X% घट गया, दाम घट गया, और हम 100 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, X% दाम घट गया, दाम घटा, 100+X होगा ना। सॉरी, हाँ हाँ, 100+ होगा, 100+ होगा। X% दाम बढ़ा, X% दाम बढ़ा, तो कंजप्शन कम हो जाएगा। तब इतना परसेंट चीनी हम कम लेंगे। X% दाम घटा, तो X/100 माइनस X/100% चीनी हो जाएगा। ज्यादा लेंगे। अगर आप ध्यान दीजिए, तो ट्रिक 2 और ट्रिक 1 सेम फार्मूला है। अगर एक्स ए जो है, बी का X% ज्यादा है, तो बी X% का कितना कम होगा, वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। और अगर बी ए जो है बी से इतना परसेंट कम है, तो बी A% का कितना ज्यादा है, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। यही है ना, यही तो है, दोनों फार्मूला वही है। तो आप देख रहे हैं कि दो तरह के क्वेश्चन में ये फार्मूला आ रहा है। एक तो जब दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो भी वही फार्मूला लगेगा। और अगर हम
व्यवहारिक जीवन में देख रहे हैं कि हम जितना पैसा पहले खर्च करते थे उतना ही पैसा खर्च करना है, लेकिन चीनी का दाम बढ़ गया, तो अब हम अपने कंज्यूमशन में कितना परसेंट कम करेंगे। तो वही वाला फार्मूला लगेगा, कितना जितना परसेंट बढ़ा है उसको ऊपर लिख देंगे, नीचे 100 + x × 100, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी में रख करके हल सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो हमारा इतना परसेंट चीनी हम कम खाएंगे। और अगर चीनी का परसेंट दाम घट गया है तो वहां पर नीचे माइनस कर देंगे, 100 - x करके, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके और हल कर लेंगे, तो इतना परसेंट चीनी अब हम ज्यादा लेंगे। ठीक है, ठीक है। जी क्लियर हुआ ट्रिक? जी सर, जी सर, बढ़िया है ना ट्रिक ये? एकदम बढ़िया। बहुत तक क्वेश्चन आएंगे इसमें से। अब हम आते हैं, अरे 9 तो बज गए, सर आ गए होंगे।